presented by Agriculture Classes Morana. Please subscribe my channel. Chapter 10 plus 11 अलंकृत बागवानी प्लस हरियाली अंक 3। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह एग्रीकल्चर क्लासेस मुरैना से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए फसल उत्पादन का चैप्टर 10 और 11 लेकर आ रहा हूं। चैप्टर 10 और 11 मात्र 3 अंक के एक प्रश्न पूछा जाएगा इसमें से, और जो आपके लिए मैं आज लेकर आ रहा हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट भी करें। तो चलें, ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का चैप्टर 10 और 11। तो चैप्टर 10 प्लस 11 ये दोनों ही चैप्टर अंक 3 के आते हैं। यहां से आपको 3 नंबर का एक प्रश्न मिलेगा और जो चैप्टर 10 है उसका नाम है अलंकृत बागवानी। अलंकृत बागवानी। और जो चैप्टर 11 है उसका नाम है हरियाली। तो ये दोनों चैप्टरों के बारे में हम आप पढ़ने वाले हैं और मैं आपको यहाँ से 6-7 प्रश्न बताऊंगा जो आप लोग उन्हीं को याद कर लेना, उन्हीं में से 100% आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो प्रश्न पढ़ने वाले हैं वो क्या है वो बात करते हैं। अलंकृत बागवानी या हरियाली कहीं से भी मिक्स करके कोई भी प्रश्न आपसे बता रहा हूँ। ठीक, तो सबसे पहले जो प्रश्न है वो है हमारा कि भारत के प्रमुख शोभाकारी उद्यानों के नाम तथा उनके स्थान बताइए। भारत और मध्य प्रदेश के बारे में। तो सबसे पहले हम भारत के बारे में देखेंगे। भारत में कौन कौन से प्रमुख शोभाकारी उद्यान है, पार्क हैं और उनके कौन कौन सी जगह स्थित हैं वो। उसके बाद मध्य प्रदेश के बारे में भी देखेंगे। तो हम देखते हैं भारत के बारे में कि भारत के शोभाकारी उद्यान। तो टॉप इंडिया लेवल के देख रहे हैं हम। तो इंडिया लेवल के जो शोभाकारी उद्यान है वो पहले मैं यहाँ पे जगह के नाम बताता हूँ आपको, और जगह के नाम बताने के बाद उस जगह पे कौन कौन से पार्क है उनके नाम बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं भारत में लिख रहा हूं, जगह का नाम है आगरा। आगरा हमारे नजदीक भी है हमारे जिले से। और इसके बाद में आप दूसरा लिख रहा हूं दिल्ली। दिल्ली। मुंबई लिख रहा हूं मैं, मुंबई। श्रीनगर। वैसे आपको 3 नंबर का प्रश्न है तो 3 नाम या 6 नाम पूछेगा, तो वैसे तो इतने में ही कंप्लीट हो जाएंगे 3 नाम हमारे, और बल्कि 6 नाम कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद भी हम कुछ और पढ़ेंगे, परंतु पहले इनको डिस्क्राइब करते हैं। तो आगरा में हमारे लिए 3 पार्क है। आगरा में कितने पार्क है? 3। कौन कौन से उनके नाम देखते हैं हम। ताज गार्डन, पहला गार्डन है ताज गार्डन। ताज गार्डन जो ताजमहल बना हुआ है, जो उसका जो गार्डन है उसको हम उसी को क्या है वही ताज गार्डन है ये। दूसरा है रामबाग पार्क। ये बिल्कुल यमुना नदी के किनारे है और ताज गार्डन भी यमुना नदी के किनारे है। ठीक है। तीसरा है पालीबाग पार्क। इसमें नौकायान भी के लिए भी पानी भरा हुआ है और नौकायान भी कर सकते हैं यहाँ पे पालीबाग पार्क। तो ताज गार्डन, रामबाग पार्क और पालीबाग पार्क, ये 3 पार्क हो गए। इन 3 अलग अलग नाम हो गए। 3 अगर वो आपसे पूछता है कि 3 पार्कों के नाम लिखिए, भारत में प्रमुख शोभाकारी उद्यानों के नाम तथा उनके स्थान लिखिए कोई 3, तो आप 3 हो गए आपके। इसके बाद चलते हैं दिल्ली। तो दिल्ली में कौन कौन से गार्डन है? तो एक गार्डन है मुगल गार्डन। मुगल गार्डन। दूसरा गार्डन है राष्ट्रपति गार्डन। तो कौन कौन से गार्डन है? एक तो है हमारा मुगल गार्डन और दूसरा है राष्ट्रपति गार्डन, और दोनों ही कहाँ स्थित है? दोनों ही दिल्ली में स्थित है और दोनों ही एक ही जगह है। राष्ट्रपति गार्डन के बगल से ही मुगल गार्डन है। राष्ट्रपति गार्डन से आप मुगल गार्डन में भी
प्रवेश कर सकते हो। ये जहाँ राष्ट्रपति, भारत का जो राष्ट्रपति भवन है, जहाँ राष्ट्रपति रहते हैं, वो उसी गार्डन को क्या कहते हैं, राष्ट्रपति गार्डन कहते हैं। और आप लोगों को मैं एक जानकारी और दे दूं इसके बारे में, राष्ट्रपति गार्डन के बारे में। राष्ट्रपति गार्डन आम जनता के लिए वर्ष में एक बार खुलता है, और ये भी कब खुलता है, 6 फरवरी से और मार्च में, यानी फरवरी मार्च के लगभग खुलता है। उसकी डेट आती है लगभग फरवरी मार्च में ही, ये प्रत्येक वर्ष खुलता है आम लोगों के लिए, तो आप लोग घूमने भी जा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम मुंबई। तो मुंबई में कौन कौन से पार्क हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं कि भाई मुंबई में कौन कौन से पार्क है। तो मुंबई में एक तो है हैंगिंग गार्डन। हैंगिंग गार्डन, हैंगिंग का मतलब होता है कंपन करते हुए, यानी झूलता हुआ। तो यहाँ पे हैंगिंग गार्डन। दूसरा है कमला नेहरू गार्डन। कमला नेहरू पार्क, तो ये हो गया तुम्हारा कमला नेहरू पार्क। इसके बाद चलते हैं श्रीनगर। तो श्रीनगर में 2 गार्डन हैं जो ज्यादा फेमस हैं, और एक अच्छी जगह भी है श्रीनगर, और यहाँ पे ये दोनों गार्डन बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे एक तो शालीमार गार्डन, शालीमार गार्डन, और दूसरा जो गार्डन है वो है निशांत गार्डन। तो ये दोनों गार्डन कहाँ है स्थित है, श्रीनगर में स्थित है। इसके बाद हम चलते हैं चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में कौन कौन से गार्डन है वो देखते हैं। तो चंडीगढ़ में एक तो है रॉक गार्डन। रॉक माने होता है पत्थर। यहाँ पर जो गार्डन है वो बड़ी बड़ी, इस पार्क के अंदर सिलाएं डली हुई है पत्थर की बनी हुई, तो इसलिए हम इसे रॉक गार्डन। दूसरा है बोगनविलिया गार्डन। बोगनविलिया गार्डन, बोगनविलिया एक पुष्पीय पौधा है, और उसी के नाम से ज्यादातर जो चंडीगढ़ में जो बोगनविलिया गार्डन है, इसमें बोगनविलिया के पौधे लगे हुए हैं। जो बोगनविलिया क्या है, पुष्पीय पौधा भी। तो ये चंडीगढ़ में ये गार्डन पाए जाते हैं। अब देखते हैं लाल बाग। जो लाल बाग है वो कहाँ स्थित है, तो ये हमारा चंडीगढ़, लाल बाग है बेंगलोर में। बंगलौर। तो लाल बाग कहाँ स्थित है, लाल बाग बेंगलोर में स्थित है। अब इसके बाद 2 गार्डन, अगला नाम है यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, नेशनल बॉटनिकल गार्डन। नेशनल यानी नेशनल बॉटनिकल गार्डन है। यहाँ पे बहुत सारे पौधे हैं, सारे के सारे पौधों के आपको बॉटनिकल नाम मिल जाएंगे। एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए ये दोनों ही पार्क, दोनों इसलिए कह रहा हूं कि ये 2 जगह हैं। एक तो नेशनल बॉटनिकल गार्डन है लखनऊ में, एक नेशनल बॉटनिकल गार्डन कहाँ है, कोलकाता में। तो जो नेशनल बॉटनिकल गार्डन है वो 2 जगह है, एक तो कहाँ है, कोलकाता, और एक है लखनऊ। ये एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए इन पार्कों को, इन दोनों नेशनल बॉटनिकल गार्डनों को घूमना बहुत जरूरी है। यहाँ से आपको बहुत चीजें समझने के लिए मिलती हैं। जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए, या आप लोग 12th के बाद ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी पौधों की प्रजातियां मिलेंगी आपको, और सबके बॉटनिकल नाम आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो देखते हैं भारत में पाए जाने वाले प्रमुख शोभाकारी उद्यानों के नाम तथा उनके स्थान लिखिए। तो ताज गार्डन, रामबाग पार्क, पालीवाल पार्क कहाँ स्थित है, आगरा। मुगल गार्डन और राष्ट्रपति गार्डन कहाँ स्थित है, दिल्ली में। निशांत गार्डन
और शालीमार गार्डन कहाँ स्थित है? श्रीनगर में। हैंगिंग गार्डन, कमला नेहरू पार्क कहाँ स्थित है? मुंबई में। रॉक गार्डन और बोगनविलिया गार्डन कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में। लाल बाग कहाँ स्थित है? बंगलौर में। और नेशनल बॉटनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? कोलकाता में। और दूसरा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। तो ये हो गए भारत से समय। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश के प्रमुख शोभाकारी उद्यानों के नाम व स्थान लिखिए। यानी मध्य प्रदेश में कौन कौन से शोभाकारी उद्यान है, उनके नाम बताइए और उनके स्थानों के नाम बताइए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे भी अपने पास से ही शुरू किया था, आगरा। अब मैं यहाँ पे भी अपने पास से शुरू करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं ग्वालियर। तो ग्वालियर में दो पार्क हैं जो मध्य प्रदेश के स्टेट लेवल के पार्क हैं। एक तो है तुम्हारा गांधी पार्क, और एक है छतरी पार्क। तो ग्वालियर में दो गार्डन है, कौन कौन से? एक तो है गांधी पार्क और दूसरा छतरी पार्क। अब चलते हैं शिवपुरी। शिवपुरी में देखते हैं शिवपुरी में माधव उद्यान। माधव उद्यान, तो माधव उद्यान कहाँ स्थित है? शिवपुरी में। अब इसके बाद चलते हैं हम इंदौर। इंदौर में देखेंगे तो मैं आपको बताऊं जो कमला नेहरू पार्क, कमला और नेहरू पार्क कहाँ था? मुंबई। मुंबई से एक फ्लाइट आई और दो फ्लाइट आई थी, एक तो आई थी भोपाल के लिए और एक आई थी इंदौर के लिए। तो नेहरू जी तो इंदौर के लिए आई थी और कमला कहाँ चली गई? भोपाल। तो नेहरू पार्क कहाँ स्थित है? इंदौर में। कौन सा पार्क है? इंदौर में नेहरू पार्क। और भोपाल में कमला कहाँ के लिए चली गई थी? भोपाल के लिए। तो भोपाल में कमला पार्क। और भोपाल में एक दूसरा पार्क भी है जिसका नाम है भिलाई पार्क। भिलाई पहले एक मध्य प्रदेश का जिला था, परंतु मध्य प्रदेश के बंटवारे के बाद ये भिलाई छत्तीसगढ़ में चला गया है। तो ये मध्य प्रदेश से प्रमुख शोभाकारी उद्यान है। दोबारा से देखने, ग्वालियर में गांधी पार्क और छतरी पार्क कहाँ स्थित है? ग्वालियर। माधव उद्यान शिवपुरी। इंदौर में नेहरू पार्क कहाँ स्थित है? इंदौर में। कमला पार्क और भिलाई पार्क कहाँ स्थित है? भोपाल में। तो आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारा कि अलंकृत उद्यानों की विशेषताएं बताइए। जो अलंकृत उद्यान लगाते हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं? अलंकृत उद्यानों की विशेषताएं। अलंकृत उद्यान देखने में सुंदर होने चाहिए। जो अलंकृत उद्यान है वो देखने में कैसे होने चाहिए? सुंदर होने चाहिए। दूसरा, अलंकृत उद्यान में अच्छे प्रकार की घास होनी चाहिए।
अलंकृत उद्यान में क्या होना चाहिए, एक अच्छे प्रकार की घास होनी चाहिए। नंबर 3, अलंकृत उद्यान में झरना, फुब्बारे, नौकायान होना चाहिए। यही जो अलंकृत उद्यान है उसमें क्या होना चाहिए, सुंदरता बढ़ाने के लिए झरना होना चाहिए, फुब्बारे होने चाहिए और नौकायान की भी होने चाहिए। अगला है, अलंकृत उद्यान में बच्चों के मनोरंजन के साधन होने चाहिए। अलंकृत उद्यान में बच्चों को खेलने के लिए मनोरंजन के साधन भी होने चाहिए। तो हम देखते हैं अलंकृत उद्यानों की विशेषताएं। यहाँ से आपसे कोई 3 पॉइंट पूछेगा, मैंने आपको 4 बताए यहाँ पे। तो अलंकृत उद्यानों की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? तो अलंकृत उद्यान देखने में कैसे होने चाहिए, जो अलंकृत पार्क हैं वो देखने में कैसे होने, सुंदर होने चाहिए। दूसरा, अलंकृत उद्यान में एक अच्छे प्रकार की अच्छी क्वालिटी की घास होनी चाहिए। अलंकृत उद्यान में क्या है, उनकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए झरने, फुब्बारे, नौकायन आदि होना चाहिए। अलंकृत उद्यान में बच्चों के खेलने के लिए मनोरंजन के साधन उपलब्ध होने चाहिए, जिससे बच्चे, जब परिवार के साथ बच्चे जाते हैं तो बच्चे भी अपना मनोरंजन कर सकें। तो ये अलंकृत उद्यान में ये होने चाहिए। स्क्रीनशॉट के लिए आप देख लें। अगला प्रश्न देखते हैं, अलंकृत बागवानी के क्षेत्र को बढ़ाने के सुझाव दीजिए। अगर आपको अलंकृत जैसे मान के चले, आप क्या सुझाव दोगे अलंकृत यानी पार्कों को बढ़ाने के लिए? आप कौन कौन से सुझाव देना चाहते हो, तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो अलंकृत बागवानी को बढ़ाने के लिए कौन कौन से सुझाव देना चाहिए? तो अलंकृत बागवानी को बढ़ाने के सुझाव दीजिए। सुझाव, अलंकृत बागवानी को बढ़ाने का सुझाव मैं यहाँ पे आपको बताया कि कौन कौन से सुझाव दे रहे। तो हम पहला सुझाव है, जगह जगह विशेषज्ञों के भाषण कराना चाहिए। जगह जगह क्या करवाना चाहिए, जो विषय विशेषज्ञ होते हैं उनके क्या करने चाहिए, भाषणों का आयोजन करवाना चाहिए। ठीक है, तो करवाया जाएगा, जिससे क्या होगा, आम जनता इससे आसानी से इसका महत्व समझे। जब जगह जगह क्या विशेषज्ञों का आयोजन होंगे, इससे संबंधित लोगों को जागरूक किया जाएगा, तो आम जनता इससे जागरूक होकर पार्कों की ओर ध्यान देगी। दूसरा, इसके क्षेत्र को बढ़ाने के लिए बिजली, पानी, खाद की व्यवस्था
यानी इसके क्षेत्र को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? बिजली है, पानी है, खाद है आदि का उचित प्रबंध होना चाहिए। खाद आदि का उचित प्रबंध होना चाहिए। दूसरे पॉइंट में हमने लिखा कि भाई अगर आप अलंकृत बागवानी के क्षेत्र को बढ़ाना चाहते हो तो इसके लिए बिजली, पानी, खाद आदि का उचित प्रबंध होना चाहिए। तो यानी अच्छे ढंग से जब प्रबंध होगा तो आपको क्या है, आप ढंग से पार्क बना सकते हो। इसके बाद तीसरा, अलंकृत बागवानी को बढ़ाने के लिए बैंकों द्वारा ऋण दिलाने की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी अगर अलंकृत बागवानी के क्षेत्रों को हमें बढ़ाना है तो बैंकों से ऋण दिलाने की योजना भी शुरू की जानी चाहिए, जिससे क्या होगा, लोग बैंकों से ऋण लेकर और अपने आसपास पार्क बनाने का कार्य करेंगे। तो अलंकृत बागवानी को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? बैंकों से ऋण दिलाने की योजनाएं होनी चाहिए। तो ये हो गया। अब अगला है अलंकृत बागवानी। अलंकृत बागवानी में अलंकृत बागवानी में फूलों की प्रदर्शनी व प्रतियोगिता कराना चाहिए। अलंकृत बागवानी में क्या कराना चाहिए? अलंकृत बागवानी में जगह जगह क्या करना चाहिए? फूलों की प्रदर्शनी व प्रतियोगिताओं का आयोजन होना चाहिए, प्रतियोगिता करानी चाहिए, जिससे लोग क्या होंगे? जागरूक होंगे। तो हम देखते हैं अलंकृत बागवानी को बढ़ाने के सुझाव। तो पहला सुझाव है कि जगह जगह क्या करना चाहिए? विषय विशेषज्ञों का क्या करना है? उनकी भाषणों का, उनकी सभा का क्या कराना चाहिए? आयोजन कराना चाहिए, जिससे लोग क्या होंगे? आम जनता इसको देखेगी और जागरूक होगी। दूसरा, अलंकृत बागवानी के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, जैसे अगर हमें अलंकृत बागवानी का क्षेत्र बढ़ाना है तो उसके लिए हमें क्या है? बिजली, पानी, खाद की हमें उचित व्यवस्था होनी चाहिए, तभी हम इसके क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं। अलंकृत बागवानी को बढ़ाने के लिए बैंकों के द्वारा ऋण दिलाने की योजना शुरू करनी चाहिए। अगर आपको अलंकृत बागवानी का क्षेत्र बढ़ाना है तो आप बैंकों के द्वारा लोगों को प्रोत्साहित करवाएं, वहां से उनको ऋण दिलवाएं और जिससे वो लोग पार्क आदि का निर्माण कर सकें। अलंकृत बागवानी के द्वारा फूलों की प्रदर्शनी व प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाना चाहिए। यानी अलंकृत बागवानी के लिए बड़ा क्षेत्र को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? फूलों की जगह प्रदर्शनी लगवाना चाहिए और प्रतियोगिताओं का आयोजन भी करवाना चाहिए, जिससे लोग देखेंगे तो तभी वो उनके प्रति क्या करेंगे? अपने आसपास लगाने का संकल्प ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अलंकृत बागवानी को बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, अलंकृत उद्यान के किन्हीं आवश्यक अंगों का वर्णन, आवश्यक अंगों के नाम लिखिए। तो अलंकृत उद्यान में कौन कौन सी चीजें हैं जो आवश्यक अंग है, उनके हमें क्या लिखने? आवश्यक नाम लिखने हैं। तो अलंकृत उद्यान में कौन कौन सी चीज है जो आवश्यक अंग है उद्यान के आवश्यक अंग हम हेडिंग बना लेते हैं। उद्यान के आवश्यक अंग, तो कौन कौन सी चीज है जो उद्यान की क्या है? आवश्यक अंग है। तो सबसे पहले हम उद्यान में क्या होना चाहिए?
सड़क या रास्ते। सबसे पहले हमें उद्यान में क्या होना चाहिए, हमारे पार्क में सड़क या रास्ते होने चाहिए। दूसरा देखते हैं, सड़क रास्ते हो गए, इसके बाद वृक्षावली, यानी पहली बात तो हमें पार्क में क्या होने चाहिए, सड़क व रास्ते होने चाहिए। दूसरे वृक्ष होने चाहिए, यानी वृक्ष लगे होने चाहिए। नंबर 3, हरियाली। हरियाली का मतलब होता है, यानी नीचे जो घास होती है, लॉन होती है, उसको हम क्या कहते हैं, हरियाली कहते हैं। तो पार्क में क्या होनी चाहिए, हरियाली भी होनी चाहिए। नंबर 4, बाढ़ एवं पूर्व सज्जा। बाढ़ का मतलब होता है, यानी चारों तरफ से जो बाढ़ तैयार की जाती है, कोर पे लगाई जाती है, उसको हम बाढ़ या कोर सज्जा कहते हैं। इसके बाद नंबर 5, झाड़ियां। झाड़ियां व झाड़ियां एवं उनकी पत्तियां। झाड़ियां एवं उनकी पत्तियां। तो झाड़ी लगाना है या उनकी पट्टी लगाना, ये होता है। इसके बाद छठवां है, लताएं एवं बेल। लताएं एवं बेल, यानी जगह जगह लताएं पताएं व बेल होनी चाहिए। अगला, पुष्पों की क्यारियां, यानी फूलों की क्यारियां होनी चाहिए। 8वां है, गमला गृह। गमला गृह, यानी जहां गमले रखे जा सकते, ऐसी जगह। नंबर 9, छाया गृह, जहां नर्सरी में पौधे तैयार किए जा सके, उसके लिए क्या होना चाहिए, छाया गृह होना चाहिए। नंबर 10, शैलोद्यान। शैलोद्यान भी हम बना सकते हैं। अगला है नंबर 11, जलोद्यान, यानी वाटर पार्क, ये रॉक गार्डन। तो ये क्या है, उद्यान के आवश्यक अंग होते हैं, जो हमें पार्क बनाने से पहले इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए कि ये चीज हमें चाहिए होती है। तो हम यहाँ पे एक पार्क का नक्शा बनाते हैं छोटा सा। ये तो हो गया हमारा पार्क, यानी ये पार्क की क्या हो गई, बाढ़ एवं कोर सज्जा। ठीक है, यानी चारों तरफ से क्या होगी, पार्क की बाढ़ हो गई। अब इसमें हम क्या निकालते हैं, सड़क निकालते हैं। ये हो गई इसकी सड़क। ठीक है, तो ये क्या है, सड़क व रास्ते हैं, ये यहाँ से इस तरीके से जा सकते हैं। और ये रास्ते नहीं है, ये रास्ता है हमारा, यहाँ से पार्क का गेट है ये। और यहाँ पे हमने जगह जगह क्या लगा रखे हैं, बड़े बड़े वृक्ष लगा रखे हैं। ये हमारे बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए, यानी यहाँ इसमें लिखा था वृक्षावली, तो ये हमने जगह जगह क्या लगा दिए, वृक्ष लगा दिए। ये हमारे वृक्ष हो गए। बीच में क्या लगा हुआ है, हरियाली। यहाँ पे क्या लगी हुई है, हरियाली लगी हुई है।
ये रास्ते हैं, ये यहाँ पे आप बीच में कोई भी पौधा लगा सकते हैं। अब हमने क्या है, हरियाली हो गई, ये सब में हरियाली, इधर दोनों में हरियाली हो गई। अब ये पेड़ हैं, उनके ऊपर लताएं पताएं भी हम चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे ये लताएं एवं बेल इन पौधों के ऊपर हम चढ़ा सकते हैं। पेड़ के ऊपर लताएं पताएं चढ़ गई। हमारा यहाँ एक साइड में हम पार्क में क्या है, गमला गृह बनाना चाहते हैं जहां हम गमले रख सकें। तो ये हमारा हो गया गमला गृह। और यहीं पे क्या होगा, छाया गृह भी होगा, जिससे यहाँ पे जो नर्सरी तैयार करेंगे तो यहाँ पे पौधे भी लगे होंगे। आप इन दोनों में क्या हो गया, हरियाली हो गई। अब अगर आपको शैलोद्यान बनाना है तो यहाँ इस साइड में हम क्या बना सकते हैं, शैलोद्यान बना सकते हैं। यहाँ पे आप वाटर पार्क बना सकते हो इसमें। अब हमें फूलों की क्यारियां भी बनाती हैं, पुष्पों की क्यारियां, तो जगह जगह हम यहाँ, जैसे ये गुलाब की क्यारी हो गई, ये बोगनविलिया की क्यारी हो गई, ये ग्लेडुलस की क्यारी हो गई, ये गेंदा की क्यारी हो गई, ये तुम्हारा ग्लेडुलस की हो गई। ठीक है, इस तरीके से क्या है, ये क्यारियां हम जगह जगह बना सकते हो। इस तरीके से हम अपने पार्क को डिजाइन कर पाएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ये प्रश्न आ भी जाता है, बार बार पूछ भी दिया जाता है, इनके नाम पूछे जाते हैं। आप उद्यान के आवश्यक अंग कौन कौन से हैं, तो आप इनको लिखेंगे। सड़क रास्ते हैं, सड़क की आवश्यकता होती है, वृक्ष होने चाहिए, हरियाली होनी चाहिए, बाड़ एवं पूर्ण सज्जा होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये बाढ़ लगा सकते हैं हम। यहाँ जैसे यहाँ पे हमने क्यारी बनाई है ये, तो यहाँ पे क्या करते हैं, बाढ़, जिससे कोई व्यक्ति इसके अंदर ना जा सके। और यहाँ पे क्या लगे होंगे, पुष्प लगे होंगे। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, बाढ़ कर देंगे, इसमें अंदर पुष्प लगे होंगे। ठीक है, झाड़ियां, उनकी पट्टियां, झाड़ियां पट्टियां लगा के लताएं बेल चढ़ा देंगे हम। पुष्पों की क्यारियां, गमला गिरह होना चाहिए, छाया गिरह, शैलता, उद्यान पार्क ये होने चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये इस चैप्टर के प्रश्न थे अभी अलंकृत बागवानी के। अब हम देख रहे हैं हरियाली के प्रश्न। हरियाली, तो सबसे पहले हम प्रश्न बात करते हैं, हरियाली कहते किसे हैं। हरियाली किसे कहते हैं, एक अच्छी हरियाली की कोई 5 विशेषताएं लिखिए। तो हरियाली, अलंकृत उद्यान, जो अलंकृत पार्क होता है उसमें, अलंकृत उद्यान में घास से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है, हरियाली कहलाता है। अलंकृत उद्यान में घास से घिरा हुआ क्षेत्र हरियाली कहलाता है। तो एक छोटी सी परिभाषा थी जो हरियाली से, यानी हरियाली कहते किसे हैं, तो अलंकृत पार्क में घास से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है, हरियाली कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है, एक अच्छी हरियाली की कोई 5 विशेषताएं बताइए। तो अच्छी आ जाए या उत्तम आ जाए, तो उत्तम हरियाली, बात किसकी कर रहे हैं, विशेषताओं की। तो उत्तम हरियाली की विशेषताएं, ज्यादातर ये प्रश्न पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जा चुका है अब तक, और इसके बारे में हम आप लोग पढ़ लेना, अच्छी हरियाली की विशेषताएं क्या होती है। तो पहले हम देखते हैं अच्छी हरियाली की पहली विशेषता क्या है। हरियाली पास से ही नहीं दूर से भी सुंदर दिखाई देनी चाहिए। तो पहली विशेषता क्या है, हरियाली कैसी हो, हरियाली ऐसी हो जो पास से ही नहीं दूर से भी दिखाई देनी चाहिए। नंबर 2, हरियाली में रोग व कीटों
का प्रभाव नहीं होना चाहिए। यानी हरियाली कैसी होनी चाहिए? हरियाली का मतलब होता है घास। हरियाली कैसी होनी चाहिए? हरियाली ऐसी हो जिसमें रोग व कीटों से प्रभावित नहीं होनी चाहिए, या रोग व कीट उसमें उस पर प्रभाव नहीं होना चाहिए। यानी हरियाली में रोग व कीटों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। नंबर 3, हरियाली से दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। हरियाली नंबर 3 कह रहे हैं हरियाली कैसी होनी चाहिए? हरियाली से किसी प्रकार की कोई दुर्गंध नहीं आनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए हरियाली। नंबर 4, घास चुभने वाली नहीं होनी चाहिए। अच्छी हरियाली की या उत्तम हरियाली की चौथी विशेषता है कि घास कैसी नहीं होनी चाहिए? घास चुभने वाली नहीं होनी चाहिए, यानी ऐसी घास नहीं हो जो चुभने वाली हो। नंबर 5, हरियाली पूरे साल हरी कोमल व हरी व कोमल रहने वाली होनी चाहिए। नंबर 5 में हम क्या, हरियाली कैसी होनी चाहिए? जो पूरे साल कैसी हो? कोमल होती हो, हरी रहती हो, और सघन। सघन भी यहाँ पे हम लगा सकते हैं। सघन, सघन का मतलब होता है घनी। तो हरियाली पूरे साल हरी कोमल व घनी होनी चाहिए, यानी सघन होनी चाहिए। ऐसी हरियाली को अच्छी हरियाली या उत्तम हरियाली कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। उत्तम हरियाली की विशेषताएं लिखिए। हरियाली पास से ही नहीं, दूर से भी देखने में सुंदर होनी चाहिए। हरियाली में रोग व कीटों, खरपतवारों का प्रभाव या खरपतवार इसको प्रभावित नहीं कर सकते, ऐसा होना चाहिए। हरियाली से किसी भी प्रकार की कोई दुर्गंध या बदबू नहीं आनी चाहिए। हरियाली में घास चुभने वाली नहीं होनी चाहिए। घास कैसी होनी चाहिए? चुभने वाली नहीं होनी चाहिए। हरियाली पूरे साल हरी होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए, वह सघन यानी घनी होनी चाहिए। ऐसी हरियाली का ही हमें क्या करना चाहिए? चुनाव करना चाहिए। आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाली के लिए स्थान का चुनाव करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर आप पार्क बना रहे हो और पार्क बनाने के लिए आपको कौन कौन कैसी जगह का चुनाव करना चाहिए, ये हमें देखना है। तो पहला पॉइंट है स्थान का चुनाव, यानी हरियाली के लिए कैसे स्थान का चुनाव करना चाहिए। पहला, हरियाली के लिए खुले स्थान का चुनाव करना चाहिए। तो नंबर 1, हरियाली रोपने के लिए स्थान पूर्णतः खुला होना चाहिए। यानी जब हम जिस जगह पर हम हरियाली रोप रहे हैं वो वहाँ जगह कैसी होनी चाहिए? वहाँ स्थान पूर्णतः खुला होना चाहिए। नंबर 2, हरियाली के स्थान पर पूरे दिन धूप रहनी चाहिए। यानी हरियाली जहाँ हम घास लगा रहे हैं उस जगह पर पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए, ज़्यादा बड़े बड़े वृक्ष नहीं होने चाहिए, जिससे क्या है पौधे अगर रहेंगे तो जो हरियाली है, घास है, उस पर प्रकाश पूर्ण रूप से नहीं आ पाएगा, और जब प्रकाश नहीं आएगा तो पौधे खराब हो जाएंगे, जो हरियाली है वो खराब हो जाएगी। नंबर 3,
हरियाली वाले स्थान पर छायादार वृक्ष नहीं होना चाहिए। हरियाली वाली जगह पर छायादार वृक्ष नहीं होना चाहिए। नंबर 4, हरियाली के लिए दोमट मिट्टी या बलुई दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। जो हरियाली है उसके लिए हमेशा दोमट मिट्टी या बलुई दोमट मिट्टी वाली जगह पर ही हमें हरियाली या घास लगाना चाहिए। नंबर 5, हरियाली हेतु ऊंचे स्थान का चुनाव करना चाहिए। हमें सामान्य से ऊंची जगह घास लगाने के लिए चुनना चाहिए, क्योंकि हरियाली जो घास होता है वो पानी भर जाने की वजह से क्या होता है, जल्दी से सड़ जाता है और बदबू आती है। काफ़ी दिनों तक उसमें लोग वहाँ घूम नहीं सकते हैं। इसलिए हमें थोड़े से ऊंचे स्थान का चुनाव करना चाहिए, जिससे आसानी से पानी बाहर चला जाए। तो ये है हरियाली के लिए स्थान का चुनाव करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आप इन बातों का ध्यान हरियाली के लिए स्थान का चुनाव करेंगे तब रखनी है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। हरियाली हेतु घास का चुनाव करते समय कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप हरियाली लगा रहे हैं तो आप घास कौन सा घास चुनना चाहिए, कैसा घास चुनना चाहिए, उसको आपको ध्यान देना है कि कैसा घास होना चाहिए। उस पर ध्यान देने की बात कौन कौन सी है वो हम देखते हैं। तो पहला पॉइंट है, घास के बीजों का जमाव जल्दी होना चाहिए। यानी ऐसे घास के ऐसे बीज होने चाहिए जिनका जमाव यानी वो जल्दी से जम जाए और अच्छी घास हमें दे। नंबर 2, घास देखने में सुंदर, यानी घास देखने में कैसी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। पॉइंट कोमल यानी मुलायम होनी चाहिए एवं शीघ्र वृद्धि करने वाली होनी चाहिए। यानी ऐसी घास का चुनाव करना चाहिए जो देखने में सुंदर हो, कोमल यानी मुलायम भी होनी चाहिए और शीघ्र वृद्धि यानी जल्दी से जल्दी बढ़ने वाली भी होनी चाहिए। नंबर 3, घास अपना हरा रंग साल भर बनाए रखने वाली होनी चाहिए। जो घास होती है वो अपना हरा रंग, जो घास हरे रंग की होती है वह पूरे साल हरी की हरी होनी चाहिए, कभी भी पीली नहीं पड़नी चाहिए, सूखनी नहीं चाहिए, ऐसी घास होनी चाहिए। नंबर 4, घास सूखा यानी घास सूखनी नहीं चाहिए, शीत यानी सर्दियों में ख़राब हो जाती है, कीट और बीमारियों के प्रतिरोधी होनी चाहिए। यानी ऐसी घास होनी चाहिए जो सूखे में यानी सूखा अगर ज़्यादा दिनों तक बारिश या पानी ना मिले तो भी वो अपने हरेपन को बनाए रखे। शीत यानी सर्दियों में पाला पड़ने पर भी वो कैसा अच्छी बनी रहे। कीट और बीमारियों के प्रति, इन चारों के प्रति कैसी होनी चाहिए, प्रतिरोधी होनी चाहिए। या इन चारों का प्रकोप होने पर भी अपने आप को काफ़ी दिनों तक सुरक्षित बनाए रखने वाली घास होनी चाहिए। तो ऐसी घास होनी चाहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। एक नई वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।